रिबॉर्न ऑफ एलीट क्लासरूम एपिसोड 13। अविका अंदर वॉशरूम में जाने के बाद आकर्ष क्यों वॉशरूम को चारों तरफ घूम घूम देखी है। वॉशरूम काफी बड़ा होता है और साथ ही काफी ज्यादा वेल क्लीन भी होता है। और फिर एक बार पलट कर देखने के बाद अविका खुद से बात करते हुए बोलती है, ये बॉयज हॉस्टल में इतने अच्छे होते हैं क्या, या फिर इसका कुछ ज्यादा ही अलग है? क्या इसमें स्पेशली ऑर्डर अच्छी वॉशरूम बनाया है? ये हॉस्टल का ही वॉशरूम है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जब जब कुछ इतना क्लीन है तो साफ क्या करना है? इतने सोते हुए अभी का टॉयलेट सीट की तरफ बढ़ती है और फिर थोड़ा सा मुंह बनाते हैं बोलती है, आह, इसने तो मुझे अपनी आया बना लिया है। अविका फलस कर देती है और फिर पीछे जाकर अपनी कमर पर हाथ रखकर वॉशरूम में घूमते हुए बोलती है, वैसे भी यह क्लीन था, किसी को क्या ही पता चलेगा मैं क्लीन किया या नहीं। फिलहाल सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। अविका इतना बोलते हुए बगल हैंगर में टांगे सफेद टी शर्ट को देखते हैं जो आकर्ष में उसे पहनने के लिए दिए थे और सोचने लगती है कि क्या उसे उसके कपड़े पहनना चाहिए। अपना कारनामा अपने ऊपर ही भारी पड़ रहा है। अगर ये परफ्यूम न लगाया होता तो शायद आज इसकी शर्ट पहनने की नौबत न आती। अविका अभी भी पूरे वॉशरूम में घूम घूम कर चक्कर लगा रही थी और वॉशरूम में रखी हर चीज को उठाकर देख रही थी। तभी अविका की नज़र फेस वॉश और बॉडी वॉश पर गई। मुझे बहुत ही अच्छे से सजाकर वॉशरूम में रखे हुए थे। अविका अपनी एक कमर पर हाथ रखकर धीरे धीरे उधर बढ़ती है और बॉडी वॉश को उठाकर देखते हुए थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है, हम इसके तुम लड़कियों से भी ज्यादा ताम झाम है। शायद इसको सफाई को लेकर फोबिया है, गंदगी इसे बर्दाश्त नहीं होती है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए अविका के हाथ उसकी कमर से नीचे की तरफ जाते हैं और अचानक उसकी पॉकेट पर पड़ते हैं। अविका जैसे ही अपने पॉकेट को छूती है फौरन उसमें हाथ डालकर एक पैकेट बाहर निकलती है जो उसे नित्या ने दिया था। वह लाल मिर्च का पाउडर था जो बहुत ही ज्यादा तीखी थी और अब उसके दिमाग में एक शर्त आती है और वह फौरन आकर्ष का फेस वॉश ओपन करती है और उसमें बहुत ही मुश्किल से थोड़ी बहुत मिर्ची डाल पाती है और फिर से बॉडी वॉश उठाकर ओपन करती है और उसे बॉडी वॉश में पूरी की पूरी पैकेट डालकर शेक कर देती है। बॉडी वॉश को सेक करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह इतना ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है और फिर खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए अपने चेहरे पर हाथ लगाते हुए बोलती है, अब आएगा ना मज़ा। एक बार, बस एक बार तुम्हें बॉडी वॉश उसे कर लो। अगर तुम्हें वह दिन जिंदगी भर ना याद रहा ना, तुम मुझे बताना, तुम्हें भी मैं याद दिला दूंगी कि क्या चीज़ हूँ मैं। तुम तो बस देखते जाओगे मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अविका अपने हाथों से चीयर अप करते हुए तुरंत लाइट बंद करती है और फौरन शॉवर लेने लगती है। दूसरी तरफ अर्नव आकर्ष के रूम तक पहुंच ही गया था कि रूम के बाहर ही उसे निहाल मिल गया। निहाल अर्नव को देखकर एकदम से बोलता है, क्या हो गया, सब ठीक है? अचानक से तुम यहाँ कैसे? निहाल ये सवाल पर अर्नव पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा है और फिर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, आकर्ष से मिलना था मुझे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? निहाल इस बात पर तुरंत बोलता है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह बाहर साइड गया हुआ है। रूम में होता तो दिखता जरूर, मेरा मतलब इस तरह वो दरवाजा बंद नहीं करता है, जरूर को बाहर ही होगा। अर्नव मुझे सुनकर बगैर अंदर देख दूसरी तरफ आकर्ष को ढूंढने के लिए चला जाता है और अविका थोड़ी देर में शॉवर लेकर बाहर आ जाती है और आकर्ष की पहनी हुई व्हाइट शर्ट को ठीक करती हुई आकर्ष से अपनी नजरें चुराती हुई बोलती है, मैं तुम्हारा टॉयलेट साफ कर दिया, अगर तुम कहो तो अब मैं चली जाऊं वरना चैनल बंद हो जाएगा। आकर्ष एकदम से उसे अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगता है और जैसे उसे देखने के बाद फ्रीज सा हो जाता है। अविका में अपने बालों का जुड़ा बना लिया था और व्हाइट शर्ट में उसकी नेक काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। जिस पर आकर्ष की नजर अटसी गई थी उसके बालों से थोड़े बहुत बोल जो छूते हुए थे वह आसपास बार बार उसके चेहरे और उसकी गर्दन को छू रहे थे जो अविका की खूबसूरती में जैसे चार चांद लगा रहे थे। अविका अभी भी अपनी शर्ट को ठीक करते हुए आकर्ष की तरफ देखती है और फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए बोलती है, देख क्या रहे हो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, इस तरह घूरो नहीं, मुझे जाना है, यहाँ से जाऊँ। अभी अविका ने इतना बोला ही था कि अर्नव ने आकर्ष के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था जिसकी वजह से वह दरवाजा खटखटा है। अचानक से दरवाजे पर आवाज आने पर अविका घबरा जाती है और आसपास छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। उसे इस तरह भगत देख आकर्ष एकदम से उसको रोकते हुए बोलता है, वहीं रुको, यह क्या नाटक लगा रखा है तुमने, भाग क्यों नहीं हो इस तरह? अविका इस बात पर बोलती है, कोई दरवाजे पर है, अगर उसने मुझे देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूं?
अविका इतना बोलकर फिर से इधर उधर भागने लगती है। इस बार वह जैसे ही आकर्ष के बगल से निकाल कर आगे बढ़ती है, आकर्षक उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे रोक लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अब तुम्हें हमेशा मेरे आसपास रहना है तो अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचना बंद कर दो। चुपचाप मेरे को, मैं देखता हूँ कौन है, मेरे दोस्तों के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। आकर्ष के मुंह से भी ये बात निकाली ही थी कि अर्नव दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है, दरवाजा खोलो तुरंत। अचानक से अर्नव की आवाज सुनकर अविका एकदम से घबरा जाती है और आकर्ष तो एकदम गुस्से में आ जाता है और वह तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन वह अभी वो कदम ही चला था कि अविक दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, प्लीज़ 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 मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, प्लीज़ उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर उसे पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या हो सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ किसी तरह का कोई भी झगड़ा हो, प्लीज़ मेरी बात मानो, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अविका, मैं जिस तरह आकर्ष का हाथ होल्ड कर रखा था, आकर्ष एक बार अपने उसे हाथ को देखा है और फिर अविका को देखता है। अविका जैसे ही यह महसूस करती है कि उसने आकर्ष का हाथ पकड़ा है, वो तुरंत उसका हाथ छोड़ती है। लेकिन अविका ने अभी आकर्ष का हाथ छोड़ ही था कि आकर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए काफी करीब से बोला, ओह, तो अगर उसने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा ना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम यही रहोगे और वह तुम्हें देखेगा, मैं भी देखता हूं कि उसके अंदर कितनी आग है तुम्हें लेकर। आकर्ष इतना बोलकर फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन अविका एकदम से आगे आकर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ फ्लैट हुए बोलती है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, उसके साथ मेरा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, प्लीज़ मेरा यकीन करो, अपना हाथ छोड़ रही हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम किसी से नहीं डरते हो, बहुत स्ट्रांग हो और बहुत अच्छे भी हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानो, तुम जो कहोगी यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, प्लीज़ मेरी एक बात बोल दो, प्लीज़ प्लीज़। आकर्ष एकदम से अविका के चेहरे को देखा है और फिर थोड़ा सा एक डेविल स्माइल के साथ तो कम उसकी तरफ बढ़ता है और अविका अचानक से उसे अपनी तरफ आता देख अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है तो नहीं दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और आकर्षक बहुत ही शातिर स्माइल के साथ बोलता है, कुछ भी करोगी। अविका इस बात पर अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाती है और हिम्मत करके दोबारा से बोलता है, हाँ, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो अर्नव को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। अविका इतना बोलने के बाद अपना सर नीचे कर लेती है और आकर्ष फिर भी अपने कदम आगे बढ़ाता जाता है और अविका सीधे जाकर पीछे दीवार में चिपक जाती है और अपनी आंखें बंद करके अपने मुंह फेर लेती है। आकर्ष उसकी काफी करीब खड़े होकर पहले उसके चेहरे को बहुत ही गौर से देखा है और फिर उसके बंद आंखों को देखकर उसके चेहरे को छूने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद पर कंट्रोल करते हुए बगल की अलमारी खोलता है और बोलता है, इसमें जाकर छुप जाओ। अविका ये सुनते ही अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े आकर्ष को देखती है और फिर तुरंत उसे अलमारी में छुप जाती है और आकर्ष उसके दरवाजे को धीरे से बंद कर देता है और तुरंत आकर सामने का दरवाजा खुलता है जहां से अर्नव एकदम से गुस्से में अंदर आता है और आकर्ष को तो खा जाने वाली नजरों से देखा है और फिर बोलता है, चल अविका का ब्रेसलेट मुझे दे, मुझे पता है कि उसे ब्रेसलेट के बहाने भी तू उससे बात करने की कोशिश करेगा, मैं तुझे कोई मौका नहीं दूंगा कि तू उसके आसपास भी नजर आए, चल फट से निकाल। आकर्ष अर्नव का ये लहजा देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और फिर दूसरे ही पल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बगल सोफे पर किसी किंग की तरह बैठ जाता है और फिर बोलता है, तुम्हारी अभी यही थी, थोड़ी देर पहले लेकर गई उसे। अर्नव ये सुनकर हैरान होता है और फिर बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो यहाँ क्यों आएगी, तुम्हें सच में उसका ब्रेसलेट उसे वापस कर दिया है। देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ दिया था, अगली बार जान से मार दूंगा अगर उसके आसपास भी नजर आए। और अगर तुम्हें या तुम्हारी शकल में किसी को भी उसी से किसी तरह का कोई भी कांटेक्ट करना है तो वह पहले मुझसे कांटेक्ट करेगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि वह बात उस तक जानी है या नहीं। अविका जो अलमारी से आकर्ष की बातें सुन रही थी, एकदम से गुस्से में खुद से बात करते हुए बोलती है, कहीं का ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं यहाँ आई थी। अब अर्नव अगर मुझसे पूछेगा तो एक और नया झूठ बोलना पड़ेगा, मेरा तो दिमाग ही खराब कर देगा ये लड़का। अविका के लिए अर्नव को इतना पजेसिव देख आकर्ष गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ रहा था, वह खतरनाक नजरों से उसे देख रहा था और एक जबरदस्ती की स्माइल अपने चेहरे पर लिए हुआ था और फिर दूसरे ही पल अपनी जगह से उठाते हुए बोलता है,
तुम यहाँ ब्रेसलेट लेने आए थे और वह ब्रेसलेट मेरे पास नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अर्नव भी गुस्से में आकर्ष कोई देख रहा होता है और फिर चुटकी बजाकर एक बार वार्निंग देते हुए बोलता है, ध्यान रहे उसके आसपास भी नजर मत आना। इतना बोलकर वह एक बार पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाता है और फिर रूम से बाहर निकल जाता है। अर्नव के बाहर जाते ही अभिका धीरे से अपनी गर्दन निकलकर बाहर झांक कर देखती है और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए बाहर निकाल कर बोलता है, थैंक गॉड, वरना अभी मैं क्या जवाब देता हूँ, उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आकर्ष ये सुनकर अपने बगल रखा ग्लास उठाकर नीचे पटक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, निकलो यहाँ से, निकले, मैंने कहा, यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। यह मुझे अपनी तड़प मत दिखाओ कि उसके लिए तुम कितना तड़प रही हो, समझ आई तुम्हें? तुम जैसी लड़कियां अगर मेरे आसपास भी आती है ना तो उनकी औकात अपने आप बढ़ जाती है। पता है क्या, तुम ना उसे अर्नव को ही डिजर्व करती हो। आप जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से दफा हो जाओ, मैं दोबारा जब चाहे तुम्हें यहाँ बुला सकता हूँ। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो बिना कोई सवाल जवाब किया, जहाँ से मैं बुलाऊं चली आना, निकलो यहाँ से। अविका आकर्ष कैसे बताओ पर एकदम से डर जाती है और फिर खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बोलती है, तुम भाड़ में जाओ तुम। आकर्ष इस पर कोई भी जवाब देता कि अविका उसके सामने से उसके रूम से बाहर निकल जाती है और फिर अंधेरे में काफी ज्यादा घबराई हुई थी, धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही होती है और उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता क्योंकि हॉस्टल में लगभग हर गली में अंधेरा हो चुका था और ज्यादातर रूम में भी लाइट ऑफ हो चुकी थी। अविका काफी घबराई हुई थी और उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। तभी अचानक से ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। अविका पीछे मुड़कर देखती है तो बहुत ही धुंधला साल से कुछ नजर आ रहा था, लेकिन कौन था समझ नहीं आ रहा था। अविका जो पहले से ही इतने अंधेरे में डरी हुई थी और ज्यादा घबरा जाती है और थोड़ा सा डरी हुई आवाज में बोलती है, कौन? इतने में कोई उसके पास आकर उसके बाजू को पकड़ लेता है। अविका एकदम से घबरा जाती है लेकिन उसके आगे कुछ और बोलती थी, तभी आवाज आती है, चुपचाप मुंह बंद करके चलो। आवाज सुनने के बाद अविका को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि आकर्ष ही था और वो अविका कोई सबकी नजरों से बचाते हुए हॉस्टल से बाहर रोड पर लेकर आता है और अपने साथ लेकर उसे उसके हॉस्टल के रोड पर छोड़ देता है। अविका जो उसके पीछे पीछे हैरान होकर बस चली जा रही थी, आकर्ष क्या छोड़ने पर एकदम से कुछ पल सोचती है और दूसरे ही पल 2 कदम दूर होकर बोलती है, मेरा हाथ पकड़ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतना बोलकर वह भागते हुए हॉस्टल की तरफ निकल जाती है और आकर्ष अपनी बात अपने मुंह में लिए बस गुस्से में उसे देखता रह जाता है। इधर कोई और भी था अंधेरे में जो उन दोनों को देख रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि सक्षम था जो इतनी देरी से अविका का इंतजार कर रहा था और वह भी तो किसी और के साथ, जिसके साथ देखकर सक्षम का गुस्सा तो 7वां आसमान छू रहा था। अविका दौड़ते हुए चैनल के अंदर आने के बाद अपनी सांसों को बैलेंस करते हुए खुद से बोली, ओह ये सब क्या था, ये यहाँ सिर्फ मुझे छोड़ने आया था क्या? इसके पीछे भी कोई साजिश रही होगी। अभी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, इसके ऊपर भरोसा कैसे कर लिया और इसके साथ इसके रूम में चली गई। अरे नहीं, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा था इसने। अविका इतना बोलने के बाद दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ निकल जाती है। इधर सक्षम काफी गुस्से में अपनी गर्दन पर हाथ लगाते हुए अपनी आंखें बंद करता और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने से आकर्ष पीछे देखते हुए चला आ रहा था। सच मुझे देखते ही अंधेरे में आ जाता है ताकि आकर्ष की नज़र उसे पर ना पड़ सके और फिर आकर्ष के वहां से निकल जाने पर खुद से बात करते हुए गुस्से में बोलता है, सॉरी आकर्ष, अभी तक सिर्फ अर्नब मेरी नज़र में था, लेकिन अब लगता है कि सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अविका से किसी की नज़दीकी कभी भी नहीं बर्दाश्त करूँगा। वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसे मेरा ही होना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक आपने उसका पीछा नहीं छोड़ा है तो मुझे अपना ही तरीका अपनाना पड़ेगा। वेट फॉर टुमारो। सक्षम इतना बोलकर गुस्से में वहां से हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। अविका जैसे ही रूम में आती है उसके दोनों दोस्तों उसे डांटते लगते हैं। नित्या एकदम से परेशान होते हुए बोलती है, तुम्हें अंदाजा भी है हम कितना डर गए थे। बार बार अर्नव की कॉल आ रही थी और तुम हमारा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। इतना बोलते हुए उन दोनों की नज़र अविका की टी शर्ट पर जाती है। उसने तो टॉप पहन रखा था, अचानक से यह वाइट कलर की टी शर्ट कहाँ से आ गई। अविका ये सुनते ही अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखती है और फिर बोलती है, अरे इतनी सॉरी, कॉल आई है, मुझे पता ही नहीं चला, दरअसल फ़ोन मेरा म्यूट हो गया था। आई एम सॉरी, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
और मैंने इतनी दूर जाने की कीमत भी उससे वसूल करने का जुगाड़ लगा लिया है। अनिका और नित्या अपने दोनों हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और अनिका बोलती है, वह सब ठीक है, लेकिन ये क्या है तुम्हारी टी शर्ट? ये तो तुम्हारी नहीं है, और यह टी शर्ट जानी पहचानी लग रही है। अविका इस बात पर तुरंत अपने शर्ट की तरफ देखती है और फिर अपने सर पर हाथ लगाते हुए बोलती है, अरे हाँ, ये तो मैं तुम लोगों को बताया ही नहीं। उसको परफ्यूम से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि उसने कहा कि मैं तुरंत शॉवर लेकर आऊं, वरना वह मुझे कोई काम नहीं बताया और पूरी रात वही रखेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसी वजह से मैंने उसकी शर्ट ले ली और मेरा टॉप तो उसके रूम में ही रह गया। अचानक से बोलते बोलते अविका हैरान हो गई, अरे रूम में नहीं, उसके वॉशरूम में है, अभी क्या करूं? ये सुनकर नित्या और अनिका दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर अनिका एकदम से बोलता है, यह क्या कर दिया तुमने? अब तुम्हें फिर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वह अपने हाथों से तुम्हें तुम्हारा कपड़ा लौटाएगा। छोड़ो उसे, भूल जाओ, समझ लो वह तुम्हारा था ही नहीं। फिलहाल ये बताओ क्या किया है तुमने, कुछ हुआ है क्या? अविका इस बात पर मुस्कुराते हुए अपने बैग पर बैठती है और एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए बोलती है, कल शॉवर लेने के बाद वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। जितनी जलन और गुस्सा मेरे अंदर भरा है, न कल उसकी बॉडी पर देखने वाला है। नित्या तुरंत समझ जाती है कि अविका ने जरूर वो मिर्ची यूज की है और बोलती है, क्या वह मिर्ची तुमने उसकी टंकी के पानी में डाल दिया है? अविका एकदम से अपने दोनों हाथ बांधते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आईब्रोज उठाकर बोलती है, नहीं, उसके बॉडी वॉश और फेस वॉश में जबरदस्ती मैंने वह मिर्ची डाली है। यकीन करो, बस मुझे कल का इंतजार है। नित्या और अनिका ये सुनकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन वो दोनों भी खुश होते हैं कि चलो इसी बहाने थोड़ा बहुत तकलीफ तो उसे होगी। नित्या एकदम से उसकी बातें सुनने के बाद बोलता है, मानना पड़ेगा, उसके वॉशरूम में भी चली गई तुम। उसने तुम्हें अपनी टी शर्ट दी, शर्ट चेंज करने के बाद तुम तुरंत वापस यहाँ आ गई। ये सब कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जा रहा है ये रिलेशन? अविका ये सुनते ही उन दोनों की तरफ उंगली पॉइंट करके बोलता है, खबरदार, जो अपनी जुबान चलाई तो उसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। और वैसे भी मेरे एग्जाम सर पर आ चुके हैं और कितनी अच्छी पढ़ाई चल रही है मेरी, अच्छी तरीके से जानती हो। तुम लोग भी पढ़ो और मुझे भी पढ़ने दो। अविका इतना बोलकर तुरंत पलट कर बैग के दूसरे साइड चली जाती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। उसके दोस्त भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते और अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। अगली सुबह के करीब 7 बजे रहे थे। निहाल आकर्ष को ब्रेकफास्ट के लिए जगह नहीं आया था। उसने देखा वह अभी भी काफी गहरी नींद में सो रहा था और वो अंदर आते हुए एकदम से बोलता है, भाई क्या हो गया तुम्हें? आज जॉगिंग के लिए भी नहीं गए? अभी तक सो रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? आकाश अचानक से निहाल की आवाज सुनकर अपनी आंखें जबरदस्ती खोलकर उसकी तरफ देखा है और फिर उठकर बैठ जाता है और अपने दोनों पैरों को नीचे जमीन पर रखते हुए फिर से कल रात की बात याद करने लगता है। वापस आने के बाद वह बस अविका के बारे में ही सोचता रहा, कैसे पूरी रात गुजर गई कुछ पता ही नहीं चला और सुबह जाकर उसको नींद आई थी। लेकिन ये बात वह निहाल को तो नहीं बता सकता था, वरना उसे वजह भी बतानी पड़ती कि वह क्यों जाग रहा था। आकाश उठकर खड़ा होता है और फिर अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, मेरा वहां जाने का मन नहीं कर रहा है, तुम एक काम करना, मेरा ब्रेकफास्ट रूम पर पहुंचा दो, मैं कर लूंगा। निहाल ये सुनकर अपने कंधे उचकाता और फिर रूम से बाहर निकल जाता है। आकाश एकदम से अपनी आंखें बंद किए हुए वॉशरूम की तरफ निकल जाता है और फिर सामने लगे आईने में अपने चेहरे को देखने के लिए अपनी आंखें खोलता है तो सबसे पहले उसे शीशे में पीछे हैंगर पर अविका कट ऑफ नजर आता है, जिस पर कल रात काफी परफ्यूम थी, जिसकी वजह से उसे अपनी टी शर्ट उसे देनी पड़ी थी। अविका का टॉप देखते ही वह एकदम से पीछे पलटकर उसे टॉप को देखा है और फिर अविका के चेहरे को याद करने लगता है। अविका के चेहरे को याद करते हुए उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ रही होती है कि तभी अचानक से न जाने क्या सोचकर वह एकदम से खुद को कंट्रोल करते हुए बोलता है, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं उसे लड़की के बारे में सोचकर मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? ये लड़की 24 घंटे मेरे दिमाग में क्यों रहती है? कुछ अच्छा लगे तब इसके बारे में सोचता हूँ, गुस्सा आए तब इसके बारे में सोचता हूँ, कोई ऐसी फीलिंग सी नहीं बची है जो मेरे अंदर चल रही हूँ और इसका ख्याल मेरे अंदर ना आए। आकाश इतना बोलने के बाद पानी की सिम अपनी आंखों पर मरते हुए सामने खुद को देखकर समझते हुए बोलता है, कंट्रोल आकाश, कंट्रोल। उसे लड़की से जितना दूर रहेगा उतना ही बेहतर होगा। उसे उसकी जगह दिखाना बहुत जरूरी है। उसे लेकर जरा सा भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अमीर लड़कों से फायदा उठाना उसे अच्छी तरीके से आता है। इतना बोलने के बाद कुछ देर को अपने चेहरे को देखा है और फिर शॉवर की तरफ बढ़ता है।
और नल खोलने के बाद वह अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपने बॉडी वॉश को लेता है और सबसे पहले अपनी बॉडी पर लगता है और फिर अपनी फेस वॉश से अपने चेहरे को धोता है। अभी तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, अभी भी वह पानी के नीचे ही खड़ा हुआ था और पानी उसके शरीर से होकर नीचे गिर रहा था। तभी अचानक से उसे अपने शरीर पर कुछ गर्माहट महसूस हुई और वह अपने हाथों को आगे करके अपनी आंखें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हुए बोलता है, ये सुबह सुबह पानी कैसे गर्म हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। कभी अचानक से उसे महसूस होता है कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। उसकी आंखों में तेज जलन होने लगती है और साथ साथ पूरे बॉडी में भी उसके चेहरे पर भी काफी ज्यादा तेज जलन होने लगती है। आकाश को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर यह हुआ क्या और कैसे हुआ। एकदम से अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी आंखों से सिर्फ आंसू नीचे गिर रहे थे, उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। उसके हाथों में और उसकी बॉडी पर भी जलन होने लगी थी और वह किसी तरह अपने हाथों के सहारे अपने रूम में आया और टॉवल में ही एक टॉवल लपेट कर दूसरे से अपने चेहरे को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आकाश की वह पूरी बॉडी अब लाल पड़ चुकी थी। निहाल, शौर्य और अहान तीनों ही ब्रेकफास्ट के साथ उसके रूम में आ गए और उसे अपने बेड पर इस तरह बिना शर्ट के बैठे टॉवल से अपने चेहरे को कवर करते हुए परेशान होते देखा। तीनों दौड़कर उसके पास आ गए। कोई कुछ बोलना कि उन तीनों की नज़र उसकी बॉडी पर जाती है जहां पूरी तरीके से लाल कलर के दाग पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज से जलाया गया हो। शौर्य एकदम से परेशान होते हुए बोलता है, यह क्या है? क्या तुमने स्ट्रॉबेरी खाई? तुम्हें स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है ना? मैंने देखा है जब तुम्हें एलर्जी होती है तो ऐसे ही होता है तुम्हारी बॉडी पर। यह क्या हो गया है? आकाश अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बहुत ही शांति से बोलता है, यार पता नहीं क्या है, ये बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अचानक से बस में शॉवर लेने गया था और फिर जलन होने लगी मेरी बॉडी में। शायद पानी में कुछ था या फिर। अभी आकाश नहीं इतना बोला ही था कि अचानक से वह शांत हो गया और उसके दिमाग में तुरंत अविका का चेहरा आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी इस प्लानिंग की खबर उसे कैसे नहीं लगी। यह जरूर उसे लड़की ने ही किया है। निहाल इस बात पर बोलता है, 1 मिनट कल यहाँ अर्नव आया था तुमसे मिलने के लिए ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी यह कोई प्लानिंग थी? क्या वह तुम्हारे वॉशरूम की तरफ गया था? आकाश अब काफी हिम्मत करके अपनी आंखें खोल चुका था लेकिन बार बार अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहा था। उसकी आंखें बुरी तरीके से लाल हो चुकी थी और वह थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है, नहीं, ये सब उसने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अहान, जो अभी आकाश क्यों वॉशरूम की छानबीन करने के लिए उठा और बोला, मैं चेक करके आता हूँ क्या है वहाँ। इतना बोलकर वह दूसरे ही पल वॉशरूम में चला जाता है। वह इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ा ही रहा होता है कि तभी उसे अविका का टॉप नजर आता है। वह ये तो समझ जाता है कि किसी लड़की का कपड़ा है, लेकिन किसका है यह उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। वो अविका का टॉप को अपने कंधे पर टांग लेता है और आसपास और भी चीज़ ढूंढने लगता है और स्मेल करने लगता है। तभी से टॉयलेट सीट के पीछे एक रेड कलर की पॉलीथीन नजर आती है। जब वह उसे उठाकर देखा है तो वह लाल मिर्च की पॉलीथीन होती है, जिसे लेकर वह बाहर निकलता है और आकाश, शौर्य और निहाल के सामने लाते हुए बोलता है, ये इसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। वैसे कर चाहे जितना ही शाकिर क्यों ना हो, उसने बहुत बड़ा सबूत छोड़ा है। आकाश अपनी आंखें जबरदस्ती खोलकर सामने अहान को देखने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी नज़र पॉलीथीन पर नहीं बल्कि सबसे पहले अविका के टॉप पर पड़ती है और वह एक ही झटके में उठकर वह टॉप उसके कंधे से उतार लेता है। शायद यह इसलिए था कि अविका के कपड़ों को इस तरह अहान का छूना उसे जरा भी पसंद नहीं आया था और वह एकदम से अपनी आंखें खोलकर गुस्से में अहान को देखते हुए बोलता है, आइंदा मेरे वॉशरूम में जाने की जरूरत नहीं है और यह जो कुछ भी जिसने किया है मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं देख लूंगा। निहाल उसे टॉप की तरफ देखकर बोलता है, लेकिन ये तो किसी लड़की का कपड़ा है, क्या यहाँ कोई था? आकाश इस बात पर कोई जवाब नहीं देता और उसे टॉप को अपनी पिल्लो के नीचे रख देता है और फिर गुस्से में सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब उस अविका का ही आधार है, अभी बताता हूँ मैं उसे। आकाश इतना बोलकर अपने पॉकेट से फोन निकलता है और फिर अविका के पास कॉल करने लगता है। अविका, जो अपनी यूनिफॉर्म को निकाल कर अपने बेड पर रख रही थी, अचानक से फोन बजाने पर फोन की तरफ देखती है और फिर बोलती है, कौन है इतनी सुबह सुबह? मुझे फ़ोन की स्क्रीन को देखते हैं तो उसकी आंखें तो एकदम से बड़ी हो जाती है और फिर थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करते हुए फ़ोन उठाती है और बहुत एटीट्यूड के साथ बोलता है, आप क्या चाहिए तुम्हें? जाओ जाकर शॉवर लो, आराम आ जाएगा तुम्हें। आकाश इस बात पर बोलता है, मुझे अच्छी तरीके से आराम आ चुका है।
अब तुम यहाँ होगी क्योंकि आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मुझे अपनी क्लासेस छोड़नी पड़ेगी, तो तुम भी आज क्लास नहीं ले पाओगे। आज तुम्हें पूरा दिन मेरे साथ रहना होगा, मैं तुम्हें इस गर्मी का एहसास दिलाऊंगा जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। अविका इसे सुनकर थोड़ा सा घबराती है और फिर बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा गर्मी का एहसास दिलाओगे? आकाश इस बात पर बोलता है, ब्रेकफास्ट के बाद क्लास न जाकर सीधे मेरे पास आओ, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि अगर मैं क्लासरूम में अगर आ गया आज तो यकीन करो ना तुम्हारे आशिक के लिए अच्छा होगा और नहीं तुम्हारे दोस्तों के लिए। आज तुम मेरा वह रोज देखोगी जो तुमने कभी नहीं देखा होगा, और अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो उसे वही जिंदा दफन दूंगा जितनी जल्दी हो सकता है। फौरन यहाँ पूछो किसे क्या जवाब देना है, ये तुम्हारा अपना मामला है। अविका इस बात पर बोलती है, लेकिन आकाश उसकी पूरी बात भी नहीं सुनता और फोन रख देता है। अविका काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि अगर वह मना करेगी तो सारी बातें घूम फिर कर नित्या और अर्नव पर आ जाएंगी। ऐसे में किसी से कुछ कहना भी ठीक नहीं होगा, उसने तो जानबूझकर शायद मुसीबत में ले ली है। अरे नहीं, लेकिन बिना इंतजाम क्यों नहीं जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अविका ये सब सो रही होती है कि उसके दोनों दोस्त उसे इतना परेशान देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ, और वह उन्हें सारी बातें बताती है। ये सुनकर वह दोनों भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नित्या थोड़ा सा घबराई हुई बोलती है, शायद तुम मेरी वजह से मुसीबत में हो। अविका इस बात पर उसे थोड़ा सा समझते हुए बोलती है, प्लीज, तुम अच्छे से जानती हो कि वह तुम्हारे पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से पड़ा हुआ है। तुम इस मामले से दूर रहो, मैं उसे देख लूंगी, मैं भी देखती हूँ कि वह क्या करता है। अविका इतना बोलने के बाद अपने बैग से एक नाइफ निकालकर अपने पॉकेट में रखती है और फिर थोड़ा सा सोचने लगती है और अपने दोस्तों से कहती है कि अगर अर्नव क्लास में कुछ भी पूछेगा तो प्लीज तुम लोग संभाल लेना, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आ जाऊं। अविका नित्या और अनिका के साथ क्लास के लिए निकलती है। आगे हॉस्टल की सड़क पर आने के बाद अविका थोड़ा सा परेशान होती है और फिर अपनी दोनों फ्रेंड की तरफ देखकर बोलती है, सुनो, अगर अर्नव मेरे बारे में पूछे तो प्लीज संभाल लेना, कोई बहाना बना देना। आई प्रॉमिस में जितनी जल्दी हो सकता है वापस आ जाऊंगी। तुम लोग फिलहाल क्लास के लिए जो मैं देख कर आता हूँ उस निशाचर को। अविका की यह बात सुनकर वह दोनों काफी परेशान होती है और अनिका उसे समझाते हुए बोलती है, मेरी बात सुनो, ज्यादा उसके ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, प्लीज अपना ख्याल रखना, कोई भी जरूरत हो तो फौरन कॉल कर देना, हम लोग दौड़ के आ जाएंगे। और हाँ, अगर तुमने फ़ोन म्यूट किया, हमारा फ़ोन इग्नोर किया तो यकीन ना नाम में अर्नव को सब कुछ बताना होगा और हम उसे लेकर अपने साथ वहां पहुंचेंगे। अनिका मैं थोड़ा सा धमकी देने के अंदाज में कहा। उसकी यह बात सुनकर अविका तुरंत बोली, अरे ठीक है मैं समझ गई, फिलहाल अभी तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं म्यूट करूंगी फ़ोन और तुरंत तुम्हारी कॉल का रिप्लाई भी दूंगी, जाओ। नित्या जाते जाते बोलती है, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन नहीं कह रहा कि तुम आ जाओ, प्लीज अपना ख्याल रखना और प्लीज कोई भी बात हो तो हमसे छुपाना नहीं, हमें बताना जरूर। अविका अपने दोस्तों को इतना परेशान देखकर एक गहरी सी सांस लेते हुए उन दोनों को समझकर बोलती है, ओह तुम लोग बेवजह परेशान हो, मैं भी अपने लिए फिक्रमंद हूँ और अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ, प्लीज तुम लोग परेशान नहीं हो, जाओ यहाँ से। मैंने जो काम दिया है वह अच्छे से हो जाना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, बेवजह किसी तरह का कोई भी ड्रामा नहीं चाहती हूँ मैं, प्लीज अभी के लिए जो तुम लोग। अविका इतना बोलकर दूसरी तरफ तेजी से दौड़कर जाने लगती है और उसके दोस्त कुछ पल उसे जाते हुए देखते हैं और एक दूसरे का चेहरा मायूस होकर देखते हैं और फिर क्लास के लिए विद्या भवन की तरफ निकल जाते हैं। अविका काफी डरी हुई सी धीरे धीरे आकर्ष के रूम की तरफ बढ़ती है। आकाश अपने रूम में शर्टलेस बैठा हूँ गुस्से में दरवाजे की तरफ खतरनाक नजरों से देख रहा था। अविका दरवाजे के पास जाकर थोड़ा सा अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को रिलैक्स करती है और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आकाश के ऊपर उन लाल मिर्चियों का काफी असर हुआ था। उसने सोचा नहीं था उसकी यह छोटी सी चाल आकाश के ऊपर इतनी भारी पड़ जाएगी। अविका ये देखने के बाद थोड़ा सा स्माइल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल अभी आकाश की नजरें उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होने दे रही थी कि वह उसका मजाक बना सके। अविका एकदम शानदार आते हुए नाटक करके बोलता है, क्या हो गया, किसी चीज की एलर्जी है क्या, कैसे हो गया? अविका इतना बोलते हुए आकाश के पास जाकर खड़ी होती है और फिर वह अपना गुस्सा जो वह इतनी देर से कंट्रोल करके बैठा था तुरंत दिखाते हुए गुस्से में उठ खड़ा होता है और उसके बाजू को पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए ले जाकर दीवार पर चिपका देता है और बगल दीवार पर पंजों से काफी तेजी से पंच करते हुए बोलता है, अच्छा
तो तुम्हें नहीं पता है कि यह सब कुछ कैसे हुआ है ना। अविका इस बात पर थोड़ा सा घबराई हुई आकाश को अपने इतना करीब पाकर अपने शब्द को कंट्रोल करते हुए बोलती है, क्या क्या कर रहे हो ये तुम, और तुम कहना क्या चाहते हो कि यह सब कुछ मैंने किया है। अविका थोड़ा सा नजरें चुराते हुए बोलती है और आकर्षक एकदम से गुस्से में उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे खींचकर खुद से चिपक लेता है और उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोलता है, अच्छा तो ये सब कुछ तुमने नहीं किया था ना, बोलो। अविका इस बात पर थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करते हुए बोलती है, वो हाँ, नहीं तो मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, और मुझे नहीं पता कि तुम मेरे ऊपर एग्जाम क्यों लग रहे हो और मैं ये सब कुछ क्यों करूंगी। अविका किस बात पर आकर सब गुस्से में फिर से दीवार पर पांच मारता है और उसके चिन्ह को पकड़कर एकदम से उठता है और अपने होठों के काफी करीब लाकर उसके होठों को पहले गौर से देखा है। अविका घबराहट की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आकाश अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका की चाह रहा था कि वह अविका की होठों को चुम ले, शायद उसका गुस्सा कुछ काम हो जाए, लेकिन उसकी डेविल पर्सनैलिटी अभी उसे यह करने की इजाजत नहीं दे रही थी। अभी तो फिलहाल वह अपना गुस्सा उसके सामने रखना चाहता था, जिससे वह दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। अविका किस तरह आंख बंद कर लेने पर आकर्षक उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर काफी खास कर उसे खुद से चिपकाए हुए बोलता है, तुम अच्छे से जानती थी कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें अकेले बुलाऊंगा। सच बताना, क्या तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा लगने लगा है? अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, तुम जो चाहती हो तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अविका अचानक से उसका इस तरह मूड बदलते देखा एकदम से अपनी आंखें खोलता है और खुद को उसी से छुड़ाने के नामुमकिन कोशिश करते हुए बोलती है, क्या बकवास है, तुम हमेशा से घटिया ही थे और घटिया ही सोचते हो, छोड़ो मुझे जाने दो यहाँ से, तुम मेरे ऊपर एग्जाम लग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह नाटक करने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ जाएगा, छोड़ो मुझे जाने दो यहाँ से। आकाश इस बात पर एकदम से अविका की कमर छोड़ देता है और फिर अविका वहां से भागते हुए जाने की कोशिश करती कि उसके पहले आकर्षक उसका हाथ पकड़कर फिर से वही खड़ा करते हुए अपने दूसरे हाथ में एक ट्यूब लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है, ये तुम खुद अपने हाथों से लगाओगी मेरी पूरी बॉडी पर जहां जहां निशान दिख रहे हैं। अविका मुझे सुनकर आकाश की बॉडी को देखने लगती है, उसके मसाला और उसके पैक, साथ ही उसके मजबूत कंधे, ये सब कुछ देखकर तो जैसे उसके पेट में बटरफ्लाई डांस करने लगती है। लेकिन वह अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए याद करती है कि आकर सपना पिछले दिनों उसके साथ क्या कुछ नहीं किया है, और फिर थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलता है, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ और वैसे भी मैंने यह नहीं किया था। आकाश थोड़ा सा झुककर अविका की आंखों में देखने की कोशिश करते हुए बोलता है, तो क्या तुम शर्मा रही हो सीरियसली? अविका ये सुनकर एकदम से बोलता है, क्या बकवास है, मैं क्यों शर्माने लगी, तुमसे बताओ मुझे। आकाश इस बात पर अपने हाथ में ली हुई ट्यूब उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है, तो फिर नाटक मत करो, शुरू हो जो, हर जगह ये दावा लगनी चाहिए, ये जख्म तुमने दिया है तो इस पर मरहम भी तुम ही लगाओगे, चलो इसके पहले मेरा मूड खराब हो, शुरू हो जाओ। आकाश इतना बोलकर अविका के दोनों साइड दीवार में अपने हाथ लगा देता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। अविका ट्यूब से दवा निकालकर बहुत ही धीरे और आराम से उसके सीने पर और उसके पेट की और उसके कंधे, साथ ही उसके मुंह पर भी थोड़ा बहुत लगाने की कोशिश कर रही होती है। आकाश बिना पलक के झटका लगातार बस उसे ही देखे जा रहा था। दूसरी तरफ क्लासरूम में नित्या और अनिका को देखने के बाद अर्नव एकदम से उनके बगल आ जाता है और सीट पर अविका कब है देखकर पूछता है, अवी वह कहाँ है? मैंने देखा तुम दोनों नीचे से ही अकेले आ रही हो, कोई काम था क्या उसे? अर्नव किस बात पर अनिका एक बार थोड़ा सा सोचती है और फिर तुरंत बहाना बनाते हुए बोलती है, गोधरा से रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो अवी के पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगा, उसने कहा मैं रूम पर जा रही हूँ, जैसे ही उसे आराम आएगा वह आ जाएगी वापस। अर्नव इस बात पर परेशान होते हुए बोलता है, क्या ज्यादा दर्द था उसके पेट में? रुको मैं भी कॉल करके देखता हूँ। नित्या ये सुनकर एकदम से मना करते हुए बोलती है, नहीं नहीं उसे कॉल मत करना प्लीज, एक काम करो तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो ना, वह आ जाएगी, उसने कहा है कि वह आ जाएगी, शायद उसको फोन बैग में ही हो, पता नहीं उसका फोन कहाँ है, प्लीज अभी फोन मत करो उसके पास। नित्या की घबराहट साफ उसके चेहरे पर दिख रही थी और अर्नव एकदम से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम दोनों यहीं रुको मैं देख कर आता हूँ उसे। पीछे खड़ी महिमा ये सुनकर तो एकदम से आग बबूला हो जाती है, लेकिन वह कभी कह सकती थी। अरुण तुरंत वहां से निकलता है और गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ जाता है।
इधर अविका आकाश के लगभग पूरी बॉडी पर दवा लगा चुकी थी और उसके बाद वह अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए ट्यूब को बेड पर फेंकती है और फिर एक बार आकर सबकी आंखों में देखती है जो बस उसे ही देखे जा रहा था और थोड़ा सा अपना गला साफ करते हुए बोलती है, वो हो गया, अब मुझे जाना चाहिए शायद। अविका इतना बोलकर आगे बढ़ती है कि आकाश पीछे से उसे पकड़ के खुद से चिपका लेता है। अविका की पीठ आकर आकाश के सीने से लग जाती है। अविका उसकी इस हरकत पर एकदम से हैरान होती है और फिर खुद को उसे आज़ाद करने की नामुमकिन कोशिश करती हुई बोलती है, यह क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, तुम इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकते हो मेरे साथ, छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पकड़ने की। मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ काम को लेकर डील हुई थी, अगर तुम इस तरह बदतमीजी करोगे तो फिर। अविका की बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि आकाश उसके कानों के पास आकर काफी गर्म सांसों के साथ धीरे से बोलता है, तो फिर क्या कर लोगी तुम। अविका उसके गर्म सांसों को अपने गर्दन पर महसूस कर रही होती है और फिर अपनी सांसों को थोड़ा सा बैलेंस करके अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करते हुए बोलती है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, बेहतर होगा कि दूर रहो मुझे बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, और नहीं मैं कुछ करना चाहती हूँ। आकाश का तो जैसे तुमसे मूड ही बदल गया था और फिर वो अविका की गर्दन पर अपने होठों को फेरते हुए बोलता है, नहीं हम लोग, अगर तुम कुछ करना चाहती तो क्या कर लेती, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ तो तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें पूरा टाइम यही मेरे साथ रहना होगा। अविका एकदम से इरिटेट होते हुए पीछे मुड़ने की कोशिश करती है। वह जैसे ही पीछे मुड़ती है आकर्षण के उसकी पीठ पर हाथ लगाकर उसे खुद से चिपक लेता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को देखा है और बोलता है, इतना गुस्सा। अर्नव, जब तुम्हारे करीब होता है तब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, मुझे लेकर इतनी नफरत, यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। अविका आकाश के हाथों के कब्जे में अपने दोनों हाथ छुड़ाने के नामुमकिन कोशिश करते हुए उसकी आंखों में गुस्से में देखकर बोलती है, तुमने तो मुझे सही पहचाना था और मेरी पहचान सबके सामने भी लाई थी कि मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की हूँ जो चंद पैसों के लिए किसी के साथ भी रात गुजर सकती हूँ। फिर कैसी गलती हुई तुमसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पछतावा हो रहा है और तुम सॉरी बोलना चाहते हो। आकाश इस पर अविका के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उससे और तेजी से खुद से चिपकता है और फिर बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ तक सोच चुकी हो कि आकाश कभी तुमसे सॉरी बोलेगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, जितनी जल्दी हो सकता है इस गलतफहमी से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी रहो और तुम्हें लगता है कि तुम। अविका आकाश की बात बीच में ही काटते हुए पूरे एटीट्यूड के साथ उसकी आंखों में देखकर जवाब देती है, मेरी औकात नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने खड़ी हूं ना। वैसे सच बताऊं तो हो सकता है कि तुम पैसे से अमीर हो लेकिन कैरेक्टर के मामले में तुम बहुत बुरे हो। ज़मीर की बात अगर कभी सामने आई तो मैं तुमसे जीत जाऊंगी, यकीन करो तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुमने खुद मुझे बहलाया घुसलाया, उसके बाद बेवजह मुझे बदनाम किया, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बेस पर तुम मुझे कैरेक्टरलेस रहते हो। लोगों के सामने तुमने जो प्रिटेंड किया लोग कह सकते हैं मुझे, लेकिन तुम तो सब कुछ जानते हो, ये बार अपने अंदर झांक कर क्यों नहीं देखते, तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन कितने कैरेक्टर में है। अविका की यह बातें सुनकर आकाश थोड़ा सा सीरियस होकर उसकी आंखों में देखने लगता है और फिर बोलता है, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं रुको मेरे साथ। और इतना बोलकर वह अविका को आज़ाद कर देता है और अपने सोफे पर आकर बैठ जाता है। अविका कुछ पल गुस्से में उसे देखते हैं और दूसरे ही पल दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। आकाश उसे इस तरह आराम से बैठता देख बोलता है, मेरी मेहमान बनकर नहीं आए हो या चुपचाप रूम की सफाई करो, अच्छी तरीके से क्लीन कर देना, मेरा रूम यहाँ रख रही हो तो कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना मेरा, वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा मूड कुछ खास रह नहीं जाता। अविका अपनी जगह से उठती है और फिर अपने मन में सोचने लगती है, अर्नव से इसे इतनी जलन होती है क्योंकि वह मेरे आसपास रहता है, आखिर इसे एहसास क्यों नहीं हो रहा है कि इस जलन क्यों होती है। खैर मुझे इस बात से क्या, इसको अगर एहसास हो भी जाए तभी मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। इसने जो कुछ भी मेरे साथ किया है 1000 बार भी एहसास करके उसकी कीमत नहीं चुका पाएगा, मैं इसे इतनी आसानी से कभी माफ़ नहीं करूँगी, फिर से चाहे पूरी दुनिया से ही जलन क्यों न होने लगे। अविका इतना बोलकर आकाश का बैग ठीक करने लगती है और जैसे ही पिलो उठती है उसे उसका टॉप नजर आता है जो आकाश ने अपनी पिल्लो के नीचे छुपा कर रखा था। अपना टॉप देखते ही अविका उसे अपने हाथों में उठा लेती है और फिर फोल्ड करके बगल रख देती है कि जब मैं जान लगूंगी यहाँ से तो ले लूंगी, और फिर बाकी की जगह को भी साफ करने लगती है।
दूसरी तरफ अर्नव गर्ल्स हॉस्टल के सामने आकर खड़ा हो गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने चैनल बंद कर रखा था और वह एकदम से उनके सामने आते हुए बोलता है, अंदर एक लड़की रुकी हुई है, मुझे उससे मिलना है, चैनल खोल दे प्लीज। सिक्योरिटी गार्ड ये सुनने के बाद बोलता है, हमें तो नहीं पता कोई लड़की अंदर रुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो जाकर देख ले, वैसे हॉस्टल में अकेले रुकना अच्छी बात नहीं है। अर्नव सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर हाँ में साड़ी लाता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड चैनल खोल देता है। चैनल खोलते ही अर्नव अंदर जाता है और सीधे ऊपर की तरफ अविका के रूम की तरफ निकल जाता है। अर्नव रूम में पहुंचकर रूम का दरवाजा खोलकर बोलता है, अवि। लेकिन जब वह अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता है तो पूरा रूम खाली होता है, रूम में तो कोई होता ही नहीं है। वह थोड़ा सा सोचने लगता है कि अविका कहाँ जा सकती है रूम छोड़कर। फिर उसे याद आता है कि शायद वॉशरूम में होगी और फिर वह वॉशरूम के बाहर थोड़ा सा दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है, अवि, क्या तुम अंदर हो? उसके ये सवाल करने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता और न ही किसी तरह की आवाज आ रही होती है। 2-4 बार और बुलाने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो अर्नव दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखता है, वहां भी कोई नहीं होता और फिर वह थोड़ा सा परेशान होता है और अविका को ढूंढते हुए छत की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ अविका एक लैंप टेबल की तरफ सफाई करते हुए जाती है तो उसे अपना ब्रेसलेट मिलता है। अविका अपना ब्रेसलेट देखते ही तुरंत आकर्ष की तरफ देखती है, जो आराम से सोफे पर बैठकर फोन चला रहा होता है, और तुरंत अपना ब्रेसलेट लेते हुए बोलती है, इतने दिनों से मैं परेशान थी, ये तुम्हें मुझे वापस कर देना चाहिए था, या फिर इसकी कीमत जाने के बाद आमिरजादे की नीयत बिगड़ गई। अविका जो खुद तो गुस्से में जल रही थी और आकर्ष को भी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि इसकी यह बात आकर्ष को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी और वह एकदम से अपना फ़ोन सोफे पर फेंकते हुए गुस्से में खड़ा होता है और काफ़ी तेज़ी से अविका के पास आकर खड़ा होता है और उसके बाजू को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलता है, क्या कहा तुमने? मेरी नींद बिगड़ गई? ऐसे 1000 ब्रेसलेट एक दिन में खरीद सकता हूँ मैं? वैसे मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ कि इतना महंगा ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ से है? कहीं तुम्हारे पेरेंट्स कर तो नहीं थे? तुम्हारे बाप ने कहीं से चोरी तो नहीं किया? अविका ये सुनते ही तो आगे बोला हो जाती है और एकदम से आकर्ष के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए चिल्लाकर बोलता है, अपनी जुबान पर लगा रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम आखिर उनके बारे में जानते ही क्या हो, और ऐसे कैसे किसी की पेरेंट्स के बारे में तुम कुछ भी बोल सकते हो? आकाश उसका ये गुस्सा देखकर थोड़ा सा एक डेविल स्माइल करता है और फिर बोलता है, बुरा लग गया, लेकिन मैं तो कुछ सोच समझ कर कहा था, क्योंकि मुझे पता है कि इतना महंगा ब्रेसलेट तुम ऑफर नहीं कर सकती हो। तू जाहिर है जरूर तुम्हारे बाप ने चुराया होगा कहीं से। उद्धरण चिन्ह। इस बात अविका एकदम से गुस्से में आकाश की तरफ बढ़ती है और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इसके पहले थप्पड़ आकाश के गलों तक पहुंचता वो अविका कहाँ पकड़कर गुस्से में उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखकर बोलता है, सोचना भी मत, इस बार नहीं, तुम्हें थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखना। उद्धरण चिन्ह। अविका इस बात पर अपना हाथ छुड़ाने के नामुमकिन कोशिश करते हुए गुस्से में अपनी आंखों से ही आग उगल रही होती है और फिर बोलती है, मैं तुम जैसे घटिया इंसान की मुंह नहीं लगा चाहती, छोड़ मेरा हाथ और दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अविका इतना बोलकर अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन आकर्षक उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे करीब जमीन से 3-4 इंच उठा देता है और अपनी पूरी बॉडी से उसकी बॉडी चिपक कर उसके होठों को देखने लगता है और बोलता है, मुंह तो तुम्हें मुझे लगाना होगा, और वह भी जब मैं चाहूंगा तब, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे मजबूर मत करो कि मैं अभी तुरंत तुम्हें मुंह से लगाऊं, क्योंकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अविका एकदम से गुस्से में मुंह फेर लेती है और कुछ नहीं बोलता। ये देखकर आकर्ष बोलता है, उस अर्नव के सामने ऐसे मुंह क्यों नहीं फेरती? यकीन करो बहुत जल्दी मैं उसे ठिकाने लगाने वाला हूँ। अविका इस बात पर भी सिर्फ गुस्से में देखती है और कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ अर्नव अविका को ढूंढते हुए काफी परेशान होता है। ऊपर छत की तरफ निकल जाता है। जब वहां भी उसे अविका नहीं मिलती तो वह वापस नीचे की तरफ आने लगता है। अर्नव नीचे की तरफ उतरता चल रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तुरंत पीछे पलट कर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता और फिर सामने देखकर जैसे ही 2 कदम आगे चलता है तभी कोई पीछे से उसके सर पर वार कर देता है। अर्नव तुमसे अपना सर पकड़कर पीछे देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था और सब कुछ एकदम धुंधला सा हो चुका था। उसे कुछ भी नजर नहीं आता और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है।
दूसरी तरफ अविका और आकर्ष एक साथ पूरा दिन एक ही कमरे में गुजार देते हैं। आकर्ष उसके कमरे से बाहर जाने ही नहीं देता। छुट्टियां होते ही अविका एकदम से एक्साइट होते हुए वोट खड़ी होती है और बोलती है, देखो छुट्टी का टाइम हो चुका है, स्टूडेंट आते होंगे, अब मुझे जाना चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। अनिका और नित्या ने पूरा दिन कोशिश किया लेकिन अविका नहीं उसका फोन नहीं उठाया। वह दोनों भी काफी ज्यादा परेशान थी। दोनों परेशान होकर अर्नव को भी कॉल करती है लेकिन अर्नव का फोन भी नहीं उठाता। अविका तुरंत भागते हुए रूम से बाहर निकल जाती है और दौड़ते हुए नीचे निकलती है और थोड़ा से झांक कर बाहर देती है। स्टूडेंट बाहर निकलने लगे थे और वह तुरंत दौड़ते हुए अपने रोड पर आ जाती है। रोड पर आते ही सामने से आ रही नित्या और अनिका को देखकर वह एक गहरी सी सांस लेती है और फिर उन दोनों की तरफ बढ़ जाती है। वह दोनों भी उसे देखते ही तेजी से उसकी तरफ चले आते हैं। नित्या अविका के पास आते ही उसके बाजू पर मरते हुए बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें अंदाजा भी हम कितना परेशान हो गए थे, हमने कहा था ना कि फ़ोन ज़रूर उठा लेना, तुमने फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया, एक मैसेज ही छोड़ दिया होता। तुम्हें अंदाजा भी है हम लोगों के दिमाग में क्या क्या चल रहा था, एक मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिला वरना हम हॉस्टल चले आते। और अर्नव वह पूरा दिन क्लासरूम में क्यों वापस नहीं आया, तुम दोनों मिले एक दूसरे से, वह तुम्हें ही ढूंढते हुए गर्ल्स हॉस्टल गया था, उसके बाद वह वापस आया ही नहीं, हमें लगा शायद तुम दोनों मिल गए हो, कहाँ है वह बताओ मुझे। नित्य बिना रुके अपनी बातें बोलने लगती है और फिर थोड़ा सा देखी है आगे पीछे की शायद अर्नव उसे नजर आ जाए लेकिन अर्नव कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है। नित्या की बात सुनकर अविका एकदम से बोलता है, क्या बात कर रही हो तुम, अर्नव मुझे ढूंढने के लिए आया था और तुम आप मुझे बता रही हो क्या वह गर्ल्स हॉस्टल के अंदर गया अभी था, हॉस्टल तो बंद हो चुका होगा फिर। मेरे समझ नहीं आ रहा है कि वह पूरा दिन क्लासरूम में क्यों नहीं गया, वह है कहाँ, कहीं वह नाराज होकर अपने हॉस्टल तो नहीं चला गया, तुमने उसे कॉल किया। अनिका इस बात पर काफी परेशान होते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल हमने उसे कई बार कॉल किया लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया, समझ नहीं आ रहा कि वह आखिर गया कहाँ। और वह अगर नाराज भी हुआ है तो किस बात पर, तुम तो उसे मिला ही नहीं, तो उसे वापस आकर हम लोगों से फिर से बातचीत करनी चाहिए थी ना, तो फिर वह गया कहाँ जाकर, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से उसको फ़ोन भी नहीं उठ रहा है और फिर इस तरह उसका कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा मतलब घर तो नहीं चला, क्या होगा, हो सकता है कि उसे किसी की इमरजेंसी कॉल आए हो। अविका थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती है, यार प्लीज़ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, एक बार उसे फ़ोन तो उठाना चाहिए था ना। अविका वापस अपना फ़ोन निकाल कर उसे कॉल करने लगती है लेकिन उसको फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। उन दोनों को रोड पर खड़ा होकर इस तरह बात करते देखा महिमा उनके पगला कर रुक जाती है और फिर बारी बारी से उन तीनों का चेहरा देखने के बाद बोलता है, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? अर्नव आज क्लास आया था, तुमसे बात करने के बाद वह बाहर गया और उसके बाद वह वापस नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है क्या? महिमा के मुंह से यह बात सुनकर वह तीनों पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर अविका एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलती है, नहीं पता नहीं, बस वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था इसलिए परेशान हो गई हूँ, पता नहीं कहाँ है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अविका की बात सुनकर महिमा थोड़ा सा सोचने लगती है और फिर बोलती है, तुमसे कोई झगड़ा हुआ था उसका, कोई तो बात हुई होगी, इस तरह अचानक इन दोनों से बात करने के बाद ही वह क्लासरूम से बाहर गया था, तो कुछ पता चलेगा तो शायद अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कहाँ गया है। अनिका महिमा को इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड देखकर तुरंत बोलती है, तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी वह जहाँ कहीं भी गया है हमसे कांटेक्ट कर लेगा, तुम जा सकती हो यहाँ से प्लीज़, अभी हम लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। महिमा ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा होती है लेकिन उसे भी अर्नव की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है, लेकिन उसके पास तो अर्नव का फ़ोन नंबर भी नहीं था और वह वहाँ से अनिका की बात सुनकर चली जाती है। अविका जो बार बार उसका फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था, परेशान होकर अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल की तरफ निकल गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अविका रूम में आकर अपने जूते निकाल रही होती है, पीछे से नित्या और अनिका भी ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं। नित्या थोड़ा सा सोते हुए बोलती है, ये बताओ तुम्हें पूरा दिन कैसे लग गया उसके रूम में, तुम तो थोड़ी देर में वापस आने वाली थी ना। अविका जो अर्नव को लेकर पहले ही बहुत परेशान थी, इस सवाल पर थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती है, प्लीज़ यार अभी उसे बारे में बात नहीं करते हैं, तुम तो उसे अच्छे से जानती हो ना, कल मैंने जो किया था उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर निशान आ गए थे और उसने कहा कि अगर वह क्लास नहीं ले सकता तो मैं भी क्लास नहीं ले सकती हूँ।
और उसकी इसी बस का नहीं हरकत की वजह से मुझे उसके साथ रुकना पड़ा। फिलहाल अभी मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं यार कहाँ चला गया यह, मिले ना तो मैं पहले से लगा हूँ एक थप्पड़। अनिका मुझे सुनकर एकदम से बोलता है, अरे अरे हो सकता है किसी इमरजेंसी से गया हो कहीं और फ़ोन ना उठा पा रहा हूँ, वह जैसे ही दिखेगा हमसे कांटेक्ट करेगा वापस। परेशान नहीं हो यार, प्लीज़ संभालो थोड़ा सा खुद को। और वैसे भी अच्छा है कि वह कहीं और चला गया, क्योंकि अगर तुम उस रूम में ना मिलती तो वह वापस हम लोगों के पास आता और फिर हमें मजबूरन उसे बताना पड़ता कि तुम कहाँ हो, और उसके बाद जो महाभारत होता, यकीन करो बहुत बहुत नाटक होता है इस हॉस्टल में और सब एंजॉय करते। खैर जो कुछ भी हो, एक बार वह फ़ोन उठा लेना तो सबसे बढ़िया हो जाए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगी, वह ठीक ठाक है। नित्या इस बात पर बोलती है, अरे यार वह ठीक है, तुम लोग बेवजह परेशान हो रही हो, मुझे लग रहा है कि वह एकदम ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, प्लीज़ तुम दोनों थोड़ा सा रिलैक्स हो, जो देखना हो जल्दी कांटेक्ट करेगा। फिलहाल अभी हमें चलना चाहिए, कुछ खा ले। और तुम तो आज कैंटीन भी नहीं आई थी, कुछ खाया तुमने? नित्या अविका की तरफ देखकर बोलती है और वह अपनी गर्दन ना में हिला देती है और फिर वह तीनों निकल जाती है मेज़ की तरफ। अविका अपने दोस्तों के साथ मेज़ की तरफ जा रही होती है और सक्षम अपने हाथों में कुछ चीज़ लिए सामने से आ रहा होता है और अचानक से अविका को देखते ही बोलता है, सुनो, अर्नव से कहना कि थोड़ा केयरफुल रहे प्लीज़, मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम में आ सकता है। अविका जो हमेशा सक्षम को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, उसकी बात सुनकर नित्या और अनिका के साथ तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और हैरानी से उसे देखते हुए उसके पास आ जाती है और फिर अविका अपनी आईब्रो सिकुड़ते हुए गुस्से में बोलती है, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम, और क्या मतलब है तुम्हारा? सक्षम इस बात पर आसपास देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर बोलता है, देखो मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम जाकर कह दोगी और अगर तुम कह दोगी तो मुझे बहुत मार पड़ने वाली है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा देखना, उसे कहना कि वह थोड़ा सीकर रहे। सक्षम इतना बोलकर आगे बढ़ता कि अविका उसके बाजू को पकड़कर उसे रोक लेती है और फिर बोलती है, तुम इस तरह आधी बात बोलकर नहीं जा सकते हो, तुम्हें पूरी बात बतानी होगी। और वैसे भी अर्नव कहाँ है हमें पता नहीं चल रहा है, क्या वह किसी प्रॉब्लम में आए? रिक्वेस्ट यू, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ तुम क्या कह रहे हो, क्लियर बताओ मुझे प्लीज़, मेरा दिल बैठ जा रहा है। सच्ची में इस बात पर थोड़ा सा सोते हुए फिर से आसपास देखा है और फिर बोलता है, ठीक है मैं सब बता दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि यह बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी, किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि यह बात मैंने तुम्हें बताई, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर मेरी खैर नहीं है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। अविका इस बात पर बिना सोचे समझे तुरंत सक्षम के हाथों पर अपना हाथ रख देती है और फिर बोलती है, आई प्रॉमिस यू तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा, प्लीज़ मुझे बताओ क्या कहना चाह रहे हो, तुम क्या जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि अर्नव कहाँ है और वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? सक्षम इस बात पर हैरान होते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने, वह गायब है, वह फ़ोन नहीं उठा रहा? अरे नहीं, इसका मतलब मेरा शक सही था, वही हुआ जिसका मुझे डर था, अब क्या कर सकते हैं यार, शायद मैं तुम्हें बताने में देर करती प्लीज़। अविका ये सुनकर थोड़ा सा चिल्लाते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को समझते हुए बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इस तरह कहानी क्यों बुझ रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ ना, प्लीज़ प्लीज़ जाकर तुम चाहते क्या, प्लीज़ मैं जितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ तुम इतनी देर कर रहे हो। अविका कोई इस तरह चिल्लाता देख सच में एकदम से रिलैक्स करते हुए बोलता है, अच्छा ठीक ठीक मैं सब कुछ बताता हूँ, तुम मेरी बात गौर से सुनो। दरअसल मैंने आकाश भाई को किसी से बात करते हुए सुना था कि वह बहुत ज़्यादा बीच में पड़ रहा है, तो उसे हटाना ही होगा और शायद आज की ही बात हो रही थी, शायद उसने कोई प्लानिंग बना रखी थी पहले से ही। उन्होंने एक बार भी अर्नव का नाम तो नहीं दिया, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ क्योंकि इस बीच उनके बीच ही झगड़ा चल रहा था, इस वजह से अर्नव की जगह कोई हो भी नहीं सकता था, लेकिन प्लीज़ ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अर्नव को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की होगी। मेरी बात सुनो, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो सुना वह तुम्हें बता दिया, हो सकता है क्योंकि किसी और के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन यकीनन मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें बताया था कि अर्नव किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए, हो सकता है कि यार ना तो ठीक हो, लेकिन प्लीज़ ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि यह बात मैं तुमसे कही है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है ना। अविका की तो धड़कन है तुमसे बढ़ चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और फिर अपने सर पर हाथ लगाते हुए तो कदम पीछे लेती है और बोलती है, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि इन सारी चीज़ों के पीछे उसे घटिया आकाश की चाल हो सकती है। नहीं, अगर अर्नव को कुछ भी हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी।
अविका कोई इस तरह पीछे होते देख उसके दोस्त तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी अचानक से अविका को सामने से आ रहा आकर्ष, जो अपने दोस्तों से बातें करते हुए शायद मेज की तरफ जा रहा था, दिखता है और अविका एकदम से गुस्से में उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ जाती है। अविका आकर्ष को अपनी तरफ आता देख अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोलता है, कुछ हुआ है क्या? यह इतना आग क्यों उगल रही है अपनी आंखों से? आकाश के दोस्त कंफ्यूज होकर दूसरे को आपस में देखते हैं, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है। अविका के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था और सक्षम वहां से गायब हो चुका था। अविका एकदम से आकाश के सामने आते हुए कुछ पल उसकी आंखों में देखती है और फिर गुस्से में बोलती है, अर्नव कहाँ है? आकाश इस बात पर पहले तो अपनी आईब्रो सिकुड़ कर उसे देखा है और फिर एक तिरछी स्माइल के साथ बोलता है, जो उसे होना चाहिए वही होगा ना, मुझे कैसे पता होगा कि वह कहाँ है? रेसिपी वह आशिक तुम्हारा है मेरा। आकाश इसके आगे एक भी शब्द बोलना कि एक जोरदार थप्पड़ खींचकर अविका उसके मुंह पर मरती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इस हाथ तक गिर जाओगे, मैंने सोचा नहीं था, कहाँ है वह बताओ मुझे। उसके इस तरह चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और सब हैरानी से ये देखने लगी। आकाश नहीं, वह थप्पड़ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उससे। थप्पड़ के बाद तो आकाश का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया था। आकाश बिना सोचे समझे अविका की तरफ बढ़ता है, उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे कुछ ऊपर उठाते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अविका के बाजू काफी दर्द हो रहे थे, लेकिन वह अपने दर्द को एकदम से इग्नोर करते हुए अपनी आंखों में आंसू लाकर गुस्से में आकाश की तरफ देखकर बोलती है, क्या प्रॉब्लम है? तुम बात क्यों नहीं रहे हो? कहाँ है अर्नव? मुझे अभी जानना है। देखो तो मैं, जो भी प्रॉब्लम है मुझे है तो मुझे निपटो, इसमें मेरे दोस्तों को लाने की जरूरत नहीं है। बेवजह बताओ मुझे कहाँ है वह। आकाश इस बात पर काफी गुस्से में बोलता है, तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने मुंह भी लगाना। उद्धरण चिन्ह। अविका उसके बाद बीच में ही काटते हुए दोबारा चिल्ला कर बोलता है, क्या मुझे ऐसी लड़कियां? क्या मतलब है तुम्हारा मुझे ऐसी लड़की से? तुम वह थोड़ी सी वीडियो क्लिप दिखाकर हॉस्टल को बेवकूफ़ बना सकते हो, कम से कम अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, नंबर भी जाती ना, तभी तुम जैसे लड़की पर एक बार में भरोसा ना करती। थोड़ी सी जो मैंने गलती की थी उसे तुमने बात चढ़ाकर सबके सामने दिखाई है। आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? अपनी मर्दानगी। तुम जैसे लड़कों को नामर्द समझती हूँ मैं। तुम एक नंबर की घटिया और बदतमीज लड़के हो, जो ना अपनी बात पर बना रहता है और ना ही किसी लड़की की इज्जत करना जानता है। असली मर्दानी की तब तक है सब तो किसी लड़की की इज्जत रख सकूं, इस तरह किसी की इज्जत उछालना कहीं की मर्दानगी नहीं है, समझ आई तुम्हें? और इस तरह एक अकेले लड़के को गायब कर देना, ये भी तुम्हारी मर्दानगी दिखता है क्या? एक बात कान खोल कर सुन लो आकर्ष, मेरी नज़र में तुमसे बड़ा नामर्द मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, समझ आई तुम्हें? ये सुनकर आसपास के लोग हैरान थे और आपस में बातें करने लगे। तुरंत आकाश को तो जैसे कर्ज सा लग गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इतने सारे लोगों के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करे वह। आकाश अब गुस्से में अविका के बाजू को और कसकर पकड़ता है, लेकिन इतने में ही अक्षत वहां आ जाता है और अक्षत आते ही सबसे पहले अविका और आकाश को ही दूसरे से दूर करता है और फिर आकर सब की तरफ गुस्से में देखकर बोलता है, दूर हो, जितना ज्यादा हो सकता है दूर रहो उससे, और निकलो यहाँ से, इसके पहले मेरा हाथ उठ जाए। अक्षत के इस बात पर आकर सब गुस्से में उसे देखा है और फिर आसपास के लोगों को देखा है जो उसे ही देख रहे थे, और फिर गुस्से में वापस हॉस्टल की तरफ मुड़ जाता है। उसके दोस्त उसे मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़कर चले जाते हैं, लेकिन आकाश के दिमाग में तो अविका की यह बात घर कर गई थी कि वह नामर्द है, उससे बड़ा नामर्द तो उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल ली थी। इतना गुस्सा और इतना जहर आज से पहले उसके अंदर कभी नहीं उम्र था उसका, कि चाह रहा था कि अभी अविका को जान से मार दे और यह कहानी ही खत्म कर दे। लेकिन अभी यह पॉसिबल नहीं था। वह एकदम से गुस्से में अपने रूम में जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। उसके दोस्त पीछे से आते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन आकाश अंदर से कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में रूम में रखी सारी चीजों को उठाकर फर्श पर फेंकने लगता है। निगल उसकी इस हरकत पर काफी ज्यादा परेशान होता है और शौर्य और अहान भी काफी घबरा जाते हैं। निहाल उन दोनों से बोलता है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये खुद को कोई छोड़ना पहुंच ले, पता नहीं कैसा दिन था आज, सुबह से उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन अविका ने इस बार शायद अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अहान इस बात पर बोलता है, अर्नव के बारे में पूछ रही थी, वह क्या कर सकती, कुछ किया है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसे, लड़की की हमेशा कुछ ना कुछ नया ड्रामा खड़ा ही कर देती है। अभी तो मुझे खुद ही डर लग रहा है।
पत्नी इसको गुस्सा शांत कब होगा, मुझे तो उसके गुस्से से वैसे भी डर लगता है, इस तरह का गुस्सा इसे बहुत कम ही आता है। यकीन करो इतने लोगों के बीच इतनी बड़ी बेइज्जती आसान नहीं होगा बोलना, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहना होगा कि लोग अविका कोई भला बुरा कह रहे थे, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, पता नहीं लोगों के ओपिनियन उसके लिए इतना मेन क्यों रखते हैं। फिलहाल ये रूम का दरवाजा खोल दे तो कुछ किया जा सकता है, वरना तो हम बाहर कब तक खड़े रहेंगे ऐसे। इतना बोल कर बोलो फिर से ट्राई करने लगे कि शायद आकर्ष रूम का दरवाजा खोल दे, लेकिन आकर्ष तू खुद अपने काबू में नहीं था। शायरी रूम में चारों तरफ चीज तोड़ने फोड़ने के बाद चिल्लाते हुए सामने लगे आईने में एक जोरदार पंच मारता है और फिर उसे आईने में अपनी ही आंखों में देखते हुए चिल्लाकर बोलता है, अविका, इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है क्या उसे तुमने क्या किया है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अपनी बेइज्जती का बदला इस तरह लूंगा कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है, तुमने मेरे हॉस्टल में मुझे धमकी दी, मेरी मर्दानगी देखना चाहती हो ना तुम, बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी की भी दिखाऊंगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुमने जो किया आज वह मैं कभी नहीं भूलूंगा और इसका ऐसा अंजाम होगा जो तुम कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। इधर अविका जो अपनी जगह पर खड़ी होकर बस रो रही थी, नित्या और अनिका उससे लेकर वापस हॉस्टल की तरफ मुड़ चुके थे। नित्या ने अविका को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए कहा, यार तुम इस तरह से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, फिलहाल तुम अभी रिलैक्स हो जाओ, पता नहीं है वह राक्षस क्या करेगा। अनिका इस बात पर एकदम से मुंह बनाते हुए बोलती है, तुम्हें अभी भी उसकी पड़ी हुई है, सीरियसली तुम्हें अंदाजा भी है उसने क्या किया है। मुझे तो लगता है जो कुछ भी हुआ एकदम सही हुआ, वह डिजर्व करता था थप्पड़ और उसे पड़ गई। क्या समझता है आप, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं अर्नव कहाँ और किस हाल में होगा। नित्या इस बात पर उन दोनों को समझाते हुए बोलती है, यार मैं उसकी साइड बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि वह शांत तो नहीं बैठेगा। तू जाहिर है एक मुसीबत और मान लीजिए, बस यही कह रही थी मैं। फिलहाल मैं भी अर्नव को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि वह मिल जाए जहाँ कहीं भी सुरक्षित हो। अविका हम उसी से उन दोनों की बात सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, तभी अचानक से सामने से कुछ लड़कियां दौड़ती हुई भागती आगे की तरफ जा रही होती है और कुछ बाहर की तरफ आ रही होती है। इतनी दौड़ भाग देखकर नित्या, अविका और अनिका तीनों एक दूसरे को देखने लगती है। अविका एकदम से घबराई हुई उन दोनों की तरफ देखकर बोलती है, क्या क्या हो रहा है ये सब, ये लोग इस तरह दौड़ क्यों रहे हैं, पूछना किसी से, रुको ना प्लीज किसी को। अनिका बगल से जा रही है, एक लड़की का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे इतना घबराया हुआ देखकर बोलती है, तुम लोग इस तरह भाग क्यों रही हो, हॉस्टल में कुछ हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना, इस तरह दौड़ क्यों रहे हो तुम लोग, बताओ प्लीज। वह लड़की अपनी सांसों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करती है और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए बोलती है, अरे तुम लोगों को तो पता ही होना चाहिए अर्नव, मुझे तुम्हारा दोस्त है पंडित शिवराज दत्त का बेटा। वह काफी जख्मी हालत में थर्ड फ्लोर पर पड़ा हुआ था, अभी अभी सिक्योरिटी गार्ड्स और साथ में और कई सारे लोग आकर उसे लेकर अस्पताल की तरफ गए हैं, बस इस बात को लेकर इतनी भागदौड़ मची हुई है। अविका ये सुनकर एकदम से घबरा जाती है और रोने लगती है और उसे लड़की की तरह देखकर बोलती है, उठिएगा ना प्लीज, मुझे बताओ वह ठीक है ना, कहाँ गया वह, किस हॉस्पिटल में लेकर गया उसे, कुछ बताओ तुम्हें तो प्लीज बताओ मुझे, कुछ ना कुछ तो बताए होगा तुम्हें, प्लीज मुझे बताओ कहाँ किस हॉस्पिटल में लेकर गया, मुझे अभी जाना है वहाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। पत्नी को कैसे होगा, पत्नी कितनी चोट लगी है, किसने किया ये सब कुछ, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, उसको ज्यादा छोटा ही होगी क्या, प्लीज तुम बताओ ना मुझे, ठीक तो होगा ना, प्लीज कुछ तो बोलो, तुम लोग किस तरह खामोश करो, कहाँ है वह बताओ मुझे अभी जाना है उसके पास, प्लीज मेरी बात को समझो, मुझे जाना है बस। अविका उसे लड़की से बात करते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखकर पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है, काफी ज्यादा घबरा जाती है और अर्नव को लेकर उसके दोस्तों से इतना घबराया हुआ देखकर उसे रिलैक्स करने लगते हैं। अनिका उसे समझाते हुए बोलती है, अभी प्लीज, अर्नव को कुछ भी नहीं होगा, मेरा यकीन करो वह ठीक है, सच में वह हॉस्पिटल गया, बस ठीक हो जाएगा, हम लोग अभी चलते हैं हॉस्पिटल, प्लीज मेरी बात मानो तुम, बस थोड़ा सा रिलैक्स हो, जो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। अविका को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और नित्या और अनिका दोनों उसे लेकर वहीं से सीधे अस्पताल की तरफ निकल जाते हैं। अविका काफी ज्यादा परेशान होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना चाहिए उसे, पर क्या नहीं, बस उसका रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था।
अविका हॉस्पिटल आते ही काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। वार्डन और डॉक्टर के पास जाकर पागलों की तरह पूछने लगती है कि क्या वह ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। वार्डन उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर पहले रिलैक्स करते हुए बोलते हैं, अर्नव ठीक हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, आई प्रॉमिस, तो ठीक हो जाएगा, तुम पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जो इस तरह परेशान होने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। अविका की आंखों से तो आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे, उसका रोना खत्म ही नहीं हो रहा था। उसके दोस्त भी उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान थे। नित्या और अनिका तूने अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और अविका को हिम्मत देने की भी, लेकिन अविका को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं। अविका अपने दोस्तों के साथ खड़ी होती है, उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अविका पीछे पलट कर देखती है तो सामने उसके एक करीब 50 से 52 साल का एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता है। अविका उसे देखते ही पहचान जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसके पिताजी पंडित शिवराज दत्त हैं और उनको देखकर थोड़ी देर वह हैरान रहती है और फिर अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोलती है, मुझे पता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वैसे भी मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगी। और फिर पंडित शिवराज डेट को इग्नोर करके एक कदम और आगे बढ़ती है तो उनके पीछे एक और बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है जो अविका को देखकर अपनी आंखों में नमी लिए बस न जाने किस उम्मीद में उसी की ओर देख रहा था। अविका को पहचानने में जरा भी देर न लगी कि यह इसके दादाजी थे, लेकिन उसने उन्हें एकदम से इग्नोर किया और अस्पताल के बाहर जा खड़ी हुई। उसके दोस्तों ने भी पंडित शिवराज दत्त और उनके पिताजी को देखने के बाद अविका का पीछा किया और फिर बाहर चली गई, जहां अविका चुप कर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने सामने दो ऐसे लोगों को देखकर जो उसके अपने थे लेकिन कभी भी उसे उनका अपनापन नहीं मिला था, उसकी तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अविका कोई इस तरह रोते देखा उसके दोस्त उसे चुप करने लगते हैं। अनिका उसे समझाते हुए बोलती है, प्लीज यार रोना बंद करो और मेरी बात मानो, तो एक बार जाकर अपने घर वालों से तुम्हें मिल लेना चाहिए। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार नजर आ रहा था, इसलिए तुम्हारे दादाजी उनको तो तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। अविका ये बात सुनते ही उन दोनों की तरफ देखती है और फिर मुंह फेर कर बोलती है, उन्होंने जब मुझे छोड़ा था तो क्या मेरी उम्र का लिहाज किया था? और वैसे भी उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, प्लीज तुम लोग मुझे इस बारे में। अविका अभी अपनी बात कंप्लीट करती कि तभी उसकी बात बीच में ही करती है और किसी की आवाज आती है, हे लिटिल बस आर यू क्राइंग? अविका और उसके दोस्त तुरंत पलटकर पीछे देखते हैं तो एक करीब 25-26 साल का आदमी उनके सामने खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और देखने में कोई अपना सा लग रहा था। ब्लैक सूट बूट और टाई के साथ ब्लैक चश्मा को उतारते हुए अपने हाथों में लेता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, हेलो लिटिल बॉस, मुझे पता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, तुम्हें खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो मैंने आपको बिना देरी किए पहचान दिया, वैसे मेरा नाम जगन्नाथ है, आप मुझे जग्गू भी बुला सकते हो। मैं पंडित शिवराज दत्त का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और शायद तुम्हारा मुंह बोला भाई भी। अविका इस बात पर थोड़ा सा हैरान होकर अपने दोस्तों की तरफ देखती है और फिर अपने आंसुओं को साफ करते हुए जगन्नाथ की तरफ हाथ हिलाकर देखती है और बोलती है, हेलो जग्गू, मुझे बॉस न कहो, अविका कहकर बुला सकते हो मुझे तुम। अविका इतना बोलने के बाद उसी से भी नजरें चुराने लगती है, लेकिन जग्गू इस बात पर तुरंत बोलता है, अरे ऐसे कैसे, मैं नाम कैसे ले सकता हूँ आपका? वैसे आपकी परेशानी में समझ रहा हूँ, आप बहुत परेशान हैं अपने भाई को लेकर, लेकिन आप यकीन करें बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर अरेंज हो चुके हैं, उसे कुछ नहीं होगा, अब बस थोड़ा सा सब्र रखें। अविका इस बात पर फिर से एक बार जग्गू की तरफ देखती है और फिर बोलती है, तो क्या आपके अंदर से किसी ने भेजा है यहाँ? जग्गू बात पर तुरंत बोलता है, हाँ बिल्कुल, आपके पिताजी ने मुझे भेजा है, आपके दादाजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और शायद आपको देखने के बाद उनकी तकलीफ और भी बढ़ गई, जिस तरह आपने उन्हें इग्नोर किया, वैसे हालत किसी से कुछ भी कर सकते हैं, आप पूरा सच नहीं जानती इसलिए। उद्धरण चिन्ह। जग्गू अभी अपनी बात कंप्लीट करता है कि अविका एकदम से बात बीच में ही काटते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे कुछ ना कहिए, मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ और नहीं सुनना चाहती हूँ, और वैसे भी वजह जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, वह सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी जिंदगी में सिर्फ झूठ की गुजरी है और उसके बाद आप लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं किसी भी तरह की सफाई सुनना चाहूँगी। फिलहाल मुझे यहाँ अर्नव के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है।
और प्लीज़ ज़बरदस्ती के रिश्ते बनाने की कोशिश ना करें। वैसे भी मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि पूरी फैमिली यहाँ आ चुकी है, तो फिलहाल अभी अर्नव को मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो प्लीज़ बुला लीजिएगा, मैं यहाँ समय समय पर आती होगी, यही बगल हॉस्टल में रहती हूँ ना, तो प्लीज़। अविका इतना बोलकर गुस्से में आगे बढ़ती है कि सामने उसके पंडित शिवराज दत्त आ जाते हैं। अविका फिर से एक बार उनकी आंखों में देखती है और फिर इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अविका 2-4 कदम आगे गई ही थी कि पीछे से पंडित शिवराज तक, जिनकी आंखें भर आई थी, अविका को आवाज लगाते हुए कहते हैं, पापा से नाराज प्रिंसेस। अविका के कानों में यह आवाज सुनते ही वह एकदम से रुक जाती है, लेकिन दूसरे ही पल पीछे देखे बगैर अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से हॉस्टल की तरफ निकल जाती है। शिवराज जी एक बार जग्गू की तरफ देखते हैं और फिर अपने आंसुओं को छुपाते हुए अविका के दोस्तों की तरफ देखकर बोलते हैं, ख्याल रखना बेटा अपना भी और उसका भी, अर्नव जल्दी ही ठीक हो जाएगा। नित्या और अनिका उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलती है और फिर अविका के पीछे भाग जाती है। शिवराज जी अंदर जाकर अपने पिताजी यानी अर्नव के दादाजी के बगल बैठ जाते हैं और जमीन की तरफ देखने लगते हैं। दादाजी शिवराज की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हारी कोशिशें के बाद भी बात नहीं की ना उसने? तुम्हें अंदाजा भी है जब प्रिंसेस ने मुझे इग्नोर किया तो मुझे कैसा लगा? ऐसा लगा मानो मेरे शरीर से किसी ने आत्मा निकाल लिया और लेकर अपने साथ चला जा रहा हो। लेकिन अफसोस समय का चक्र ऐसा है कि ना कुछ कहा जा रहा है और नहीं सुना जा रहा है। मुझे तो लगता ही नहीं कि वह किसी तरह की सफाई भी सुनना पसंद करेगी। सूरज धरती भी अपनी आंखों में आ रहे हैं, आंसू को छुपाने की कोशिश करते हैं और अपने पिताजी की बातों का कोई जवाब नहीं देते। इधर डॉक्टर फटाफट बस अर्नव के इलाज में लगे हुए थे। उसे चोट काफ़ी आई थी लेकिन वह सिर्फ बेहोश था। डॉक्टर ने बाहर जाकर सबको इन्फॉर्मेशन दी कि वह आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन अभी भी उसे 2 दिन यहाँ रखना पड़ेगा। अर्नव की हालत में सुधार सुनकर सबके जान में जान आई है, लेकिन अभी भी किसी के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि सबकी आंखों के सामने अविका का चेहरा था। पहली बार वह लोगों के सामने थी और उसने सबको इग्नोर कर दिया, और उसकी आंखों में इतने आंसू भी थे। सबसे इतना दिन दूर रहे हो लेकिन कोई भी शायद सफल नहीं गया जब उसे याद नहीं किया गया, कोई भी ऐसा फल नहीं था जब उसे सब देखना नहीं चाहते थे। आज जब यह मौका मिला है तो शायद उनकी हिम्मत तक नहीं हो पा रही है कि वह अपनी बेटी को जाकर कुछ कह सके, ये सुन सके। अविका भी हॉस्टल के अंदर आई ही थी। उसने गेट क्रॉस किया और अपने आंखों से आंसुओं को साफ करते हुए सामने की तरफ बढ़ी कि तभी किसी की आवाज आई, रुक जाओ। अविका और उसके दोस्तों ने यह आवाज सुनते ही पीछे पलटकर देखा तो सामने आकर्ष अपने दोनों हाथों को बांधकर गेट की दीवार से चिपककर अपने पैरों को क्रॉस करके खड़ा था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह नशे में है या फिर गुस्से में। उसकी दोनों आंखें बुरी तरीके से लाल हो चुकी थी और वह वहीं खड़ा होकर बोलता है, मेरे साथ चलो, अगर तुम्हारे आशिक की खोज खबर ले ली हो तुमने तो। अविका इस बात पर एकदम से अपने हाथों के पंजों को कसते हुए आकर्ष की तरफ पड़ती है और अपनी आंखें छोटी करके काफी गुस्से में बोलती है, आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम? शर्म नहीं आता? तुमने जो कुछ भी तुमने किया है उसके बाद तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो सामने भी ना आता और तुम यहाँ बेशर्म की तरह। उद्धरण चिन्ह। अविका भी अपनी बात कंप्लीट करती है कि इतने में ही आकर्ष उसके पांचों को पढ़कर उसे एकदम से करीब खींच रहा है और गुस्से में उसकी आंखों में देखकर बोलता है, बेशर्मी, मर्दानगी, ये सब अभी तुमने देखी कहाँ है? मेरे साथ आओ। आकर्ष इतना बोलकर अविका का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। नित्या और अनिका तो वहीं खड़े हक्का बक्का रह जाते हैं। उन दोनों के अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह आकर्ष को पीछे से आवाज भी लगा दे। रोकने की बात तो दूर थी, वह दोनों घबराकर एक दूसरे को देखने लगी और सोचने लगी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान तो नहीं होने वाला था। अविका खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी और अपने हाथ पैर पटक रही थी। उसे लग रहा था कि शायद आकर्ष उसे हॉस्टल की तरफ ले जाएगा, लेकिन वह तो उसे लेकर विद्या भवन की तरफ बढ़ गया था। पूरा विद्या भवन खाली था क्योंकि वहां तो सिर्फ क्लास ही चलती थी, क्लासेस बंद थी, तो जाहिर है पूरा विद्या भवन खाली था। उसने जबरदस्ती अविका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए विद्या भवन की ओर ले गया। अविका अपने हाथों को छुड़ाने के लिए संघर्ष करते हुए बोली, यह क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये तो क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, रूम में छोड़ो। मैंने कहा अभी छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अविका लगातार बोले जा रही थी। उसकी आवाज से इरिटेट होकर आकर्ष ने चिल्लाते हुए पीछे देखकर कहा, शट अप। मेरे साथ चलो फिर बताता हूँ तुम्हें। तुमने जो किया है आज ना पूरे हॉस्टल के सामने, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकाने की होगी ना।
आकाश इतना बोलकर गुस्से में आग बबूला होकर फिर से उसका हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए लेकर अंदर की तरफ चला जाता है। वहां तो जैसे कोई अविका की चीख भी सुनने वाला नहीं था। अविका दोबारा से खुद को छुड़ाने की नामुमकिन कोशिश करते हुए बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी है। तुम होते कौन हो किसी चीज की कीमत लेने वाले? लेकिन आकाश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।